हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में क्या किया वो रिकैप कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप थे, एक था प्लस आई इफेक्ट और दूसरा था माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश, या फिर यूँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे कार्बन की साइड में पुश करेगा, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये था अपना प्लस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट में क्या था अपना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल आउट करेगा, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था। आज हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है? अपनी एस कैरेक्टर की परसेंटेज इंक्रीज करेगी, वैसे ही अपना माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे इसकी परसेंटेज देखें, एस कैरेक्टर की यहाँ पे कितनी परसेंटेज है? 100%। यहाँ पे कितनी है? 50%। और यहाँ कितनी है? 33%। और यहाँ कितनी है? 25%। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या कर रहा है? जब वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है तो एस कैरेक्टर अपना उतना ही ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है उसकी परसेंटेज क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है। अगर इसके अंदर हम देखते हैं, ये वाला कार्बन मेरा कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला कार्बन भी मेरा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम यहाँ देखें दोनों कार्बन में, अभी हम देख के आए थे sp2 में 33% एस कैरेक्टर है और sp में 50% एस कैरेक्टर है। मैंने बताया था जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा मेरा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो इस केस के अंदर हमने देखते हैं कि इसके अंदर अपना एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस टाइप से। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या बताते हैं कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगी उतने ही ज़्यादा अपना माइनस आई इफेक्ट होगा। तो ये था अपना
कंसेप्ट द एज परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीजेस माइनस आई इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कब इंक्रीज करेगा, जब अपनी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा अपना माइनस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, माइनस आई इफेक्ट जितने ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ही मतलब क्या होगा, जितनी ज़्यादा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ही ज़्यादा अपना माइनस आई इफेक्ट होगा। और या फिर ये बोल सकते हैं उतने ही ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं। तो दोनों बात हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अगर इसमें से यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे एंटीमनी, अगर इनके अंदर देखते हैं हम, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट भी होगा। तो अगर इसका माइनस आई इफेक्ट होगा तो इसका ऑर्डर इस टाइप से हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर अगर हम देखते हैं, कार्बोकैटायन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना। ये क्या शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये क्या बता रहा है कि ये अपना, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, और उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अंदर हमने देखे थे दो ग्रुप्स देखे थे, एक था अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक था अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करे। फॉर एग्जाम्पल ये जो CH3 ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ पुश करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ विड्रॉ करे। अब यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ पुल आउट कर लेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बोकैटायन के ऊपर, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। is directly proportional to प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें क्या बताता है ये कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो अपनी प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा अपनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो और इसमें दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे कार्बोकैटायन पे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पे कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर सिंपल एक हाइड्रोजन ऐड है और हमें पता है CH3 एक अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसके अंदर 2 रिलीजिंग ग्रुप ऐड है और यहाँ पे अपने 3 देखेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड होंगे उतनी ही ज़्यादा अपनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर क्या है, एक CH3 ग्रुप है, ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड नहीं है। तो इसके और इसके कंपैरिजन में देखेंगे, इसकी क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस साइड पुश कर रहा है। अगर इस केस के अंदर देखें हम, इस केस में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस टाइप से पुश कर रहे हैं, और थर्ड वाले केस में देखें तो ये क्या, ये 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और इसमें इस टाइप से इसका अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा सेकंड कार्बन, ये वाला थर्ड वाला और ये वाला फोर्थ। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, फोर्थ जो टर्शरी कार्बोकैटायन है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इसकी देखेंगे हम, और इस टाइप से इसका ऑर्डर होगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्या है, ये ऑर्डर। आई होप ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकैटायन के जितने ज़्यादा अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जिसके नहीं होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये था अपना सिंपल सा कंसेप्ट, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल और देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक हाइड्रोजन ग्रुप है अपने पास में, एक फ्लोरीन ग्रुप है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। अगर हम इन चारों की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला। और हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है। तो ये वाला तो सबसे ज़्यादा रिलीज करेगा, तो मतलब इसकी तो सबसे ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर अगर हम देखें, फ्लोरीन का क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है तो उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्लोरीन की क्या करेंगे, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है पर फ्लोरीन से कम होती है, तो इसकी भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है ये। और ब्रोमीन क्या करेगा, ये भी शो तो माइनस आई इफेक्ट करता है पर ये क्या होगा कि इनके कंपैरिजन में कम करता है, तो इसके ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थोड़ा बोल सकते हैं कि ये थोड़े इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट
4th, 3rd, 2। ये क्या होगा, कार्बोकैटायन का अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो इसके अंदर ये वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। हमें ये देखना होता है कि किसके सामने कौन सा ग्रुप है। अब पीछे वाले केस में हमने देखा था CH3 ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था हाइड्रोजन से, पर अब की बार फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में अब ये हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें स्टेबिलिटी हमें क्या करनी होती है, ये ग्रुप्स को देखना पड़ेगा कब कौन सा रिलीज़ करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो इसका ऑर्डर होगा ये। अब हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन से पहले हम देखते हैं कार्बोएनायन होता क्या है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिसके पास में एक लोन पेयर होता है और एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लोन पेयर, ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, कार्बोएनायन। तो जैसे हमने देखा था कार्बोकैटायन में किससे स्टेबिलिटी फैक्टर कौन अफेक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसके अंदर क्या कौन अफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी अपनी कार्बोएनायन की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कार्बोएनायन यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इंक्रीज कर रही है, तो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होने चाहिए, उतने ही कम होंगे, तभी अपनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका कोई एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन में देखते हैं एग्जाम्पल, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या अपना हाइड्रोजन ऐड है। अगर हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ पे क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड है। हमने प्रीवियस वन में अभी देखा था, प्रीवियस उस पर रब करने से पहले जो मैंने लिखा था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन कब इंक्रीज करती है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तभी अपनी इलेक्ट्रॉन जो स्टेबिलिटी है कार्बोएनायन की वो ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इसके अंदर कितने हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और पहले से ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे 2 ग्रुप ऐड है, ये अनस्टेबल तो है बट इससे कम अनस्टेबल है, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड है। और इसके अंदर हम देखें सिर्फ एक ग्रुप ऐड है, तो ये क्या है, अनस्टेबल तो है पर उसके कंपैरिजन में कम अनस्टेबल है। और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर जो 0 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, 1 डिग्री उससे कम स्टेबल, 2 डिग्री उससे थोड़ा कम स्टेबल, और 3 डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये होगी अपनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन की। अगर इसी ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दूँ, यहाँ पे CF3, यहाँ पे CF3 और एक CF3 और
और ये हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ CF3, यहाँ CF3, यहाँ पे भी CF3। अब ये है, हमें पता है फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसके कंपैरिजन में ये क्या, मतलब अगर हम देखें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के अंदर, तो अब ये क्या करेगा, देने का, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने का काम कर रहा है, पर फ्लोरीन क्या करेगा, लेने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वो हमें सामने वाले ग्रुप को देख के डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम, इसमें सिर्फ एक फ्लोरीन ग्रुप ऐड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा। जैसे ये 2 लेगा तो ये क्या करेगा, इस टाइप से हो जाएगा, और 3 करेगा तो ये क्या करेगा, इस टाइप से। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, इस जो सेंटर को सेंटर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इस टाइप से बढ़ जाएगी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट में जितना ज़्यादा अपना माइनस आई इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें हम चार्ज सेपरेट कर पाएंगे। चार्ज सेपरेट कर पाएंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे CH3NO2, CH3COOH, CH3F और यहाँ पे CH3OH, तो यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, हमने सीरीज़ की थी, उस सीरीज़ के अंदर हमने देखा था NO2 का क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विड्रॉइंग होगा तो चार्ज सेपरेट इजीली हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इस टाइप से होगा। और सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, CH3NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो, वो सबसे ज़्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा होते इसका कम है, उसका और भी कम, और CH3OH का और भी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, उसमें जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या होगा, ज़्यादा होने की वजह से चार्ज को सेपरेट इजीली कर पाते हैं, और फिर क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट लार्ज होता है। तो ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमने ये सारी एप्लीकेशंस कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हमने सारी एप्लीकेशंस कर ली है। अब एप्लीकेशन करने के बाद में हम जो हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, अब हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और यहाँ पे ये वाली आप प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना, और प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब केमिस्ट्री पॉइंट, प्लीज़ सब्सक्राइब।